कहानी, माँ तुम ऐसी होती तो। राजेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती है। एक बार उसके पोते के कुछ दोस्त घर आने वाले थे, तो उसके पोते ने कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। राजेश के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। तो दादी ने जवाब दिया, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राजेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। अखिल ने कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? राजेश की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज लगाए, देखो न माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। राजेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राजेश की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राजेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राजेश बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। तो कामिनी ने कहा, माँ जी का मन है तो उन्हें पहुंचा दो, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे न। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राजेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राजेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राजेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने राजेश की ओर देखा तो राजेश ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे।
देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने राजेश को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, राजेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर देख कहा। कामनी निरुत्तर होकर राजेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राजेश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। अमिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, राजेश को तो जैसे काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राजेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफी के लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राजेश ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखते हुए कहा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया।